तो शुभ समाचार में सबसे पहले बात इटली में सजे उस महामंच की करेंगे जहां इस वक्त दुनिया की महाशक्तियां इकट्ठा हैं। इटली के अपुलिया शहर में 50वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। अपुलिया इटली के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है। इस समिट के लिए इस शहर को कई खास वजहों से चुना गया है। पहली वजह उसकी भौगोलिक स्थिति है। ये शहर इटली के दक्षिण में पड़ता है और ये शहर पूर्व और पश्चिम की दुनिया को भी जोड़ता है। फिलहाल ये शहर एक और वजह से चर्चा में बना है, वो यहाँ होने वाली मेहमान नवाजी है। यहाँ पहुंचे राष्ट्राध्यक्षों का जिस अंदाज में इटली के प्रधानमंत्री ने स्वागत किया उसकी भी तारीफ हो रही है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी का नमस्ते करने का अंदाज खूब पसंद किया जा रहा है। फिलहाल इस सबसे शक्तिशाली संगठन ने भारत को खास तौर पे आमंत्रित किया है। भारत G7 का सदस्य नहीं है, फिर भी उसकी अहमियत दुनिया जानती है। प्रधानमंत्री मोदी यहां होने वाले आउटरीच सत्र में शिरकत करने वाले हैं। इस दौरान वो कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। भारत G7 इवेंट में मेहमान के तौर पे लगातार 10 बार शामिल हो चुका है। तो प्रधानमंत्री मोदी इटली पहुंच चुके हैं और इटली के अपुलिया प्रांत के बोर्गो इग्नेजिया में आयोजित G7 समिट में राष्ट्राध्यक्षों से वो मुलाकात करेंगे। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर समिट में शामिल होने के लिए पीएम इटली पहुंचे हैं। सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के चलते भारत की अहमियत दुनिया समझने लगी है, इसलिए हर मंच पर भारत को लाने की कोशिश की जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली पहुंचने से पहले ही G7 समिट पर हिंदुस्तानी संस्कृति की छाप दिखने लगी है। हालांकि भारत G7 में मेहमान देश के तौर पर शामिल हो रहा है, लेकिन इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज और यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन का स्वागत नमस्ते से कर हिंदुस्तान के महत्व को लेकर अपनी मंशा साफ कर दी है। 7 देशों के इस समूह का भारत हिस्सा नहीं है, लेकिन इटली की तरफ से बुलावा आने के बाद प्रधानमंत्री 14 जून को होने वाले आउटरीच देश के रूप में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारत अभी तक 10 बार G7 समिट में शामिल हो चुका है। पीएम मोदी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अब से पहले 4 बार G7 समिट में शिरकत कर चुके हैं। इस बार भी उन्हें आमंत्रित किया गया है और इसके साथ ही वे लगातार 5 बार समिट में शामिल होने वाले नेता बन जाएंगे। G7 देशों के अलावा इस समिट में शामिल होने वाले देशों में भारत अकेला आमंत्रित नहीं है। भारत के अलावा तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भी G7 समिट में हिस्सा ले रहे हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित करने की कुछ वजह जानकार मान रहे हैं। पहली ये कि जिस तरह से भारत ने G20 की अध्यक्षता की और कई विवादास्पद मुद्दों पर सदस्य देशों के साथ सहमति बनाने में शानदार भूमिका निभाई, उससे भारत की छवि बेहतर हुई है और भारत ग्लोबल साउथ का एक मजबूत आवाज बन चुका है। दूसरी वजह भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को माना जा रहा है, जबकि तीसरी वजह भारत अब बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल हो गया है। वर्तमान में भारत G7 के 4 देशों कनाडा, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इटली में लैंड करते ही पीएम मोदी सबसे पहले इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। मेलोनी के अलावा पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जापान के पीएम, जर्मनी के चांसलर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से भी मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान व्यापार के अलावा रणनीतिक मसलों पर भी बातचीत होने की संभावना है। इस बार G7 समिट ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया में 2 भीषण लड़ाइयां यानी रूस यूक्रेन और इजराइल हमास के बीच लड़ाई चल रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को भी खास तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस बार G7 की बैठक में कुछ खास मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है, जिनमें जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा, मिडिल ईस्ट और यूक्रेन विवाद, वैश्विक चुनौतियां शामिल हैं। G7 शिखर सम्मेलन की रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद इटली के पीएम मेलोनी डिनर होस्ट करेंगी। अपने तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा पर पीएम इटली में हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का इस सम्मेलन में भाग लेना काफी अहमियत रखता है। मेलोनी ने भी पीएम मोदी को इस सम्मेलन में आने के लिए तभी न्योता भेज दिया था जब देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा था। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी की कूटनीतिक केमिस्ट्री पूरी दुनिया ने देखी है। ऐसे में G7 की बैठक के लिए भारत को खास न्योता देकर उन्होंने दुनिया को एक बार फिर भारत की ताकत का एहसास कराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। G7 समूह की बैठक में सबकी नजर एक ही चेहरे पे टिकी है और वो है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में ही ये शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। तो चलिए एक शक्तिशाली महिला के रूप में पहचान कायम करने वाली जॉर्जिया मेलोनी के राजनीतिक सफर पे नजर डालते हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, इटली की राइट विंग नेता और ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की संस्थापक। 2022 में जॉर्जिया मेलोनी इटली की सत्ता पर काबिज हुई, लेकिन उन्हें ये जीत यूं ही नहीं मिली। इसके लिए उन्होंने कई सालों तक मेहनत की। 31 साल की उम्र में ही जॉर्जिया मेलोनी मंत्री बन गई थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद इटली में 2022 में ये पहली बार हुआ जब राइट विंग के किसी नेता ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। जॉर्जिया मेलोनी और उनकी पार्टी इटली के तानाशाह रहे मुसोलिनी की समर्थक हैं। अप्रवासियों को शरण नहीं देना और समलैंगिकों का विरोध और उन्हें हक नहीं देना मेलोनी के चुनावी एजेंडे थे, जिसकी वजह से उन्हें जनता का भारी समर्थन मिला। जॉर्जिया मेलोनी का जन्म 15 जनवरी 1977 को हुआ। वो एक इतालवी पत्रकार और पॉलिटिशियन हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी के समर्थकों ने एक आंदोलन शुरू किया था। इसे इटालियन सोशल मूवमेंट नाम दिया गया था। 15 साल की उम्र में मेलोनी ने इसके यूथ विंग में काम किया। मेलोनी के पिता अकाउंटेंट थे। रोम में जन्मी मेलोनी अंग्रेजी, स्पेनिश और फ्रेंच बोलती हैं। जॉर्जिया मेलोनी एक बेटी की मां भी हैं, जिसका जन्म 2006 में हुआ था। G7 की बैठक से पहले इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली को यूरोपियन यूनियन के चुनावों में बम्पर जीत मिली है, जिससे वो यूरोप की एक बड़ी नेता बनकर उभरी हैं। मेलोनी ने इन चुनावों का इस्तेमाल अपने पक्ष में जनमत संग्रह के तौर पर भी किया था। उन्होंने वोटरों से बैलेट पेपर पर जॉर्जिया लिखने की अपील की थी। चुनाव में जीत के बाद मेलोनी G7 के सबसे लोकप्रिय नेताओं में एक बनकर उभरी हैं। इटली में कोई भी सरकार लंबे समय तक न रहने का रिकॉर्ड है। 2 बार अहम चुनाव सुधार भी हुए, लेकिन कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। लेकिन जब से मेलोनी ने इटली के पीएम पद को संभाला है, वो इटली की मजबूत सियासी ताकत बनकर उभरी हैं। 2022 में फोर्ब्स पत्रिका की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में मेलोनी को 7वां स्थान मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इटली के फसानो शहर में दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देशों के नेता इकट्ठा हुए हैं। वहां अमीर देशों के सबसे बड़े संगठन G7 की बैठक हो रही है। बैठक से पहले गाला डिनर के लिए सभी G7 देशों के मेहमान जो हैं आयोजन स्थल पहुंचे। यहां इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सभी मेहमानों का स्वागत किया। फिर सभी ने ग्रुप फोटो खिंचवाई। इटली में हो रहे G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे।
और अब बात आपके हक की। जीएनटी ने नीट के स्टूडेंट्स की हक की आवाज जोर शोर से उठाई। उसका असर ये हुआ कि कल कोर्ट में एनटीए ने ग्रेस मार्क्स वाली गलती सुधार ली है। इस जीत पे छात्र खुश हैं, लेकिन उनकी लड़ाई अभी बाकी है। आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की अर्जी पे सुनवाई है। इस अर्जी में मांग की गई है कि देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में चल रहे केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में एक जगह की जाए। इस बीच कल सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान एनटीए ने ग्रेस मार्क्स को लेकर यू टर्न ले लिया। जिन 1563 अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उसे रद्द कर दिया गया। इन अभ्यर्थियों को 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया गया है। नीट घोटाले की जांच करो। नीट एग्जाम को लेकर एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सवालों के घेरे में है। हालांकि ग्रेस मार्क्स रद्द करके 1563 स्टूडेंट के री एग्जाम लेने का एनटीए ने फैसला किया है। नीट रिजल्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान एनटीए ने इसकी जानकारी दी, लेकिन एनटीए का ये फैसला स्टूडेंट्स को रास नहीं आ रहा। बच्चे अरेस्ट हुए हैं तो इसके लिए तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, सीबीआई को आना चाहिए था। क्यों नहीं आई सीबीआई? क्यों ऐसा हो रहा है कि उनको हटा दिया है? ये तो जानबूझ के किया गया है, जिससे कि जो इन्होंने स्कैम किया है वो पकड़ा ना जाए। दिल्ली से लेकर लखनऊ समेत देश के अलग अलग हिस्सों में नीट एग्जाम में शामिल हुए छात्र एनटीए पर मनमाने तरीके से सभी फैसले लेने का आरोप लगा रहे हैं। वो उसके मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। उनके मुताबिक सिर्फ 1563 स्टूडेंट्स के री एग्जाम से कट ऑफ में ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए सभी के लिए परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। 15,063 बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया, मैं तो ये कहती हूँ। और मैम 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क नहीं दिए गए हैं। मैम सबका रीनीट होना चाहिए, केवल उन बच्चों का ही रीनीट नहीं होना चाहिए। कि मान रहे थे कि ऐसा कुछ धांधली नहीं हुई, ग्रेस मार्क में कोई दिक्कत नहीं हुई, जो भी हुआ है फेयर हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स जो दिए थे वो गलत थे। एनटीए के मुताबिक 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, इसलिए उन्हें 2 ऑप्शन दिए गए हैं। वो 23 जून को री एग्जाम दे सकते हैं या फिर बिना ग्रेस मार्क्स वाले पुराने स्कोर के साथ काउंसलिंग के लिए बढ़ सकते हैं। बता दें कि नीट की परीक्षा में 67 बच्चों को 720 में से 720 नंबर मिले थे, तो कई स्टूडेंट्स को इसके आसपास नंबर मिले। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली अंजलि यादव भी उन स्टूडेंट्स में शामिल हैं जिन्हें 720 नंबर आए, जबकि झज्जर के ही यश कटारिया को 717 अंक मिले। ये सब ग्रेस मार्क्स की वजह से हुआ। मैं संतुष्ट हूँ। कहीं ना कहीं मैं भी ये चाह रही थी कि मैं ग्रेस मार्क्स के बेसिस पे नहीं अपने दम पर जाऊं कहीं, तो मैं यही चाहती थी कि रीनीट हो जाए, पर अब हो रहा है तो ठीक है। हालांकि ग्रेस मार्क्स पाने वाले कुछ स्टूडेंट्स री एग्जाम के समर्थन में हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूजन की स्थिति में हैं कि वो करे तो क्या करे। वहीं जो स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई, वो सिर्फ ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट की परीक्षा के पक्ष में नहीं है। जिनको ग्रेस मार्किंग दिया गया सिर्फ उन्हीं को नीट में अपीयर करने दिया जाएगा, री अपीयर करने दिया जाएगा। वो उन 25 लाख बच्चों के लिए एक तरह से और बड़ा नाइंसाफी है जिन्होंने बहुत अच्छा अपने नीट एग्जाम को दिया था। नीट के रिजल्ट में धांधली को लेकर सवाल खड़े होने पर पहले तो एनटीए इससे इनकार करता रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसने री एग्जाम की बात कर कहीं न कहीं उसे कबूल कर लिया है। इस बार जब परीक्षा हुआ, गलती से आउट ऑफ 4,500 सेंटर 6 सेंटर में गलती से गलत सेट्स ऑफ क्वेश्चन आ गई। जब परीक्षा चल पड़ी, कुछ समय के बाद उसको संज्ञान में लिया गया और उसको विड्रॉ करके फिर सही प्रश्न पत्र दिया गया। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है, उन 1563 स्टूडेंट्स को री एग्जामिनेशन का अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है। 6 जुलाई से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होनी है, जबकि नीट पेपर लीक के मामले की सुनवाई 8 जुलाई को होगी। हालांकि एनटीए धांधली की बात से इनकार कर रहा है। ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का री एग्जाम लेने के फैसले से एनटीए ने भले ही इस विवाद को शांत करने की कोशिश की है, लेकिन स्टूडेंट्स को एनटीए की मंशा पाक साफ नजर नहीं आ रही। उन्हें लगता है कि इस मामले में अभी सच का सामने आना बाकी है। रांची से सत्यजीत कुमार, लखनऊ से शिल्पी सेन,
दिल्ली से मनीष चौरसिया और मिलन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो गर्मी अपने प्रचंड रूप में है और इस बीच दिल्ली बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। राजधानी के हर गली मोहल्ले में पानी का टैंकर का इंतजार हो रहा है। टैंकर आते ही मिनटों में ये टैंकर खाली भी हो जा रहे हैं। इस बीच टैंकर माफिया का अपना धंधा चल रहा है। आरोप है कि ब्लैक में टैंकर महंगे दामों पर भेजे जा रहे हैं। पानी की किल्लत के बीच धांधली करते लोगों पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एक्शन लेने के लिए कहा है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने मूनक नहर पर निगरानी बढ़ा दी है और यहां पुलिस की टीमें बाइक से लगातार गश्त कर रही हैं। दिल्ली को टैंकर माफियाओं से बचाने के लिए शासन से लेकर प्रशासन तक अलर्ट मोड पर है। तो ये तस्वीरें दिल्ली से आप देख सकते हैं किस तरह से बूंद बूंद के लिए दिल्ली तरस रही है और तमाम इंतजाम किए गए हैं ताकि लोगों तक पानी पहुंचाया जा सके। भीषण गर्मी, 46 से 47 डिग्री के करीब तापमान में लू का मंजर और इन सब के बीच पानी के लिए त्राहिमाम। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं, जहां झुलसाने वाली इस गर्मी में लोगों को गला तर करने के लिए भी तरसना पड़ रहा है। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे लोग टैंकर देखते ही उस पर टूट पड़ रहे हैं। पानी की किल्लत को लेकर यहाँ लोग टैंकर की ओर टकटकी लगाए रहते हैं। टैंकर से किसी को पानी नसीब होता है तो किसी को मायूस होकर घर लौटना पड़ रहा है। पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ पर पानी मिल रहा है उनको जिनके घर के आगे टैंकर रुकता है। जहाँ रुक रहा है वहाँ पहले से ऑलरेडी पानी 500 लीटर की टंकियाँ रखी हुई हैं, उनको पानी मिलता है और हमें पानी नहीं मिलता। तुगलकाबाद के इलाके की संजय कॉलोनी हो या फिर चाणक्यपुरी का विवेकानंद कैंप या गीता कॉलोनी या फिर ओखला का इलाका, हर जगह लोग इस भीषण गर्मी में पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। लोगों के घरों में नल लगे हुए हैं, टंकियां लगी हुई हैं, लेकिन उनमें पानी का दर्शन दुर्लभ हो गया है। इसीलिए लोग टैंकर के भरोसे हैं, लेकिन उससे भी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है। अगर टाइम आता है इसलिए भीड़ ज्यादा होता है। कारपोरेशन का पानी जो बूस्टर लगा हुआ, बूस्टर का पानी एक भी नहीं देते हैं लोग। यहाँ आधा घंटा पानी आता है और आधा घंटे में जो है कि सारी जनता यहाँ मारपीट करती है आपस में। दिल्ली में चुभती जलती गर्मी में पानी के लिए लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। पानी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में पानी की कमी को लेकर राजनीति भी तेज है। बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी की सरकार पर टैंक माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है। तो दिल्ली की जल मंत्री आतिशी मारलेना कह रही है कि टैंकर माफिया को रोकना इस समस्या का हल नहीं है। कार्रवाई करने के बदले फिर से वाटर टैंकर माफिया को आम आदमी पार्टी की सरकार संरक्षण दे रही है। कह रही हम तो कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब साफ हो चुका है कि दिल्ली वासियों को जो बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया जा रहा है, पहले दिल्ली जल बोर्ड में 80,000 करोड़ का घोटाला किया, कोई नई पाइप नहीं बिछाई, पाइप सड़ गई, 40% पानी बेकार हो जाता है और फिर उसके बाद जो पानी हरियाणा और अन्य राज्य भेजते हैं तो उन पानी पर पहला अधिकार दिल्ली के लोगों का नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की साठगांठ में काम करने वाले वाटर टैंकर माफियाओं का होता है। टैंकर माफिया आज पूरे जोर शोर से अपना काम कर रहा है और ये मिलीभगत से हो पा रहा है। आपने देखा होगा पिछले कई सालों से हम एक मुद्दा उठाते आए हैं कि पूरी दिल्ली में गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। क्यों सप्लाई किया जा रहा है और क्या कारण है? उसकी वजह से टैंकर माफिया हो या पानी का माफिया जो बॉटल्स में पानी सप्लाई करता है, आज एक परिवार को, जो गरीब परिवार है, उसको भी 50 से 100 रुपया अपने पीने के पानी के लिए खर्च करने पड़ते हैं और वो डिपेंडेंट किसके ऊपर? टैंकर्स पे। लीगल टैंकर्स बिल्कुल रोकने चाहिए, लेकिन अगर हम उन्हें रोकेंगे भी तो आप आधा mgd पानी बचा लेंगे, आप पौना mgd पानी बचा लेंगे, आप शायद 1 mgd पानी बचा लेंगे, लेकिन जो 40 mgd पानी की कमी है
उसको पूरा नहीं किया जा सकता। उसको पूरा किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ अगर हमें यमुना में वजीराबाद पौंड पर और मुनक कनाल में पानी मिले। दिल्ली में पानी की किल्लत पर हो रही राजनीति के बीच जनता पिस रही है। उसे पानी की दरकार है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। अब इस समस्या का हल कैसे और कब निकलता है, सबकी नजरें उस पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात मानसून की कर लेते हैं, जिसका उत्तर भारत में बेसब्री से इंतजार हो रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून वक्त से पहले आ गया। गुजरात के कई हिस्सों को भिगाने के बाद राजस्थान में भी प्री मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन पूर्वी हिस्से से आने वाली शाखा के कमजोर होने से लोगों का बारिश का इंतजार लंबा होने लगा है। हालांकि उम्मीद है कि 18 जून तक यूपी और बिहार में मानसून की पूर्वी शाखा से बारिश हो जाए। वक्त से पहले केरल तट पर दस्तक देने के बाद मानसून महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात तक पहुंच चुका है और राजस्थान के कुछ हिस्सों में प्री मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है, जबकि बिहार झारखंड में लोग मानसून की बारिश के लिए तरस रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को 18 जून तक कवर कर लेगा, जबकि यूपी और उत्तराखंड में मानसून की बारिश 25 जून के बाद ही हो पाएगी। हिमाचल और कश्मीर में भी 25 जून के बाद ही बादल बरसेंगे। वहीं दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में 29 जून से बारिश के आसार हैं। भारत में मानसून की 2 शाखाएं होती हैं। एक बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जो लगातार दूसरे साल भी कमजोर है। इससे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोग बारिश के लिए तरस रहे हैं। इसी का परिणाम है कि इन राज्यों के ज्यादातर जिले में भीषण हीट वेव है और लोग भीषण गर्मी की तपिश झेल रहे हैं। दूसरी ओर मानसून की दूसरी शाखा अरब सागर की शाखा मजबूती से आगे बढ़ रही है, जिससे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। अगर पूरे देश में मानसून की वर्तमान हालत की बात करें तो मानसून कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात के दक्षिण हिस्से, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दक्षिण हिस्से तक प्रभावित है। लेकिन उत्तर भारत के हालात बिल्कुल विपरीत हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा 31 मई से पश्चिम बंगाल में डेरा डाले है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की ये शाखा पूरी तरह कमजोर पड़ चुकी है और 2-3 दिन तक बंगाल की खाड़ी में किसी भी बड़ी मानसून पैटर्न के बनने के संकेत भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।